हेलो बच्चों, मैं हूं आपका गुरु सर। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं कक्षा 9वीं के अध्याय 2 जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। तो बच्चों, हम वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत में पढ़ने वाले हैं परिमेय और अपरिमेय संख्याएं। तो इन सभी को बताने से पहले मैं आपको बताने वाला हूं वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत कौन कौन से संख्या आते हैं। तो जो वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत में संख्या आता है, तो पहला संख्या है हमारे पास जो आएगा वो है प्राकृत संख्या। क्या? प्राकृत संख्या। तो पहले आप इन सब चीजों को समझ जाइए, उसके बाद आगे हम डिस्कस करेंगे। तो पहला जो संख्या आता है वो क्या है? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या उन संख्याओं को कहते हैं जिनका हम उपयोग करते हैं गिनती के लिए। किसके लिए? गिनती के लिए। तो हम इसको परिभाषा कैसे लिखेंगे? ये हो जाएगा हमारे पास ऐसी संख्याएं जिनका उपयोग गिनती के लिए किया जाता है। गिनती के लिए करते हैं। अब गिनती के लिए करते हैं मतलब गिनती के लिए शुरुआत कहां से करते हैं? 1 से। तो ये हो जाएगा हमारा प्राकृत संख्याएं, या ये कह सकते हैं उनको प्राकृत संख्याएं कहते हैं। अब देखिए, प्राकृत संख्या का परिभाषा मैंने बता दिया। तो प्राकृत संख्या शुरुआत कहां से होता है? ये शुरू होता है कहां से? 1 से। तो 1, 2, 3 इस तरीके से अनंत तक हम इसको ले जा सकते हैं। तो प्राकृत संख्या का शुरुआत कहां से होता है? 1 से। और इससे प्रदर्शित करते हैं n से प्रदर्शित करते हैं। वो जो आपका प्रदर्शित करते हैं वाला आ रहा है ना, वो आपका खाली स्थान में आ सकता है। प्राकृत संख्या को खाली स्थान से प्रदर्शित करते हैं। तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा कि प्राकृत संख्या को किससे प्रदर्शित करते हैं? n से। अब अगला जो क्वेश्चन आने वाला है या अगला जो संख्या आने वाला है वो है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या का परिभाषा क्या होता है? तो प्राकृत संख्या का शुरुआत कहां से हो रहा है? 1 से। यदि प्राकृत संख्या में हम शून्य को शामिल कर दें, बात समझिएगा, प्राकृत संख्या में हम किसको शामिल कर दें? शून्य को। तो वहां पर से जो संख्या प्राप्त होगा क्या होगा? पूर्ण संख्या। यदि प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल कर दे तो उसे पूर्ण संख्या कहेंगे। पूर्ण संख्या कहेंगे या कहते हैं? कहते हैं। अब पूर्ण की संख्या को किसे प्रदर्शित करते हैं? W से। इसे W से प्रदर्शित करते हैं। इसके लिए एग्जाम्पल कौन हो जाएगा? 0, 1, 2, 3 और ये हो जाएगा क्या? अनंत। ये तो हो गया प्राकृत संख्या। उसके बाद क्या हो गया? पूर्ण संख्या। इन दोनों के बाद जो आता है वो है हमारा पूर्णांक। क्या होता है? पूर्णांक। पूर्णांक में क्या होगा? देखिए, 0 से लेके आगे की जो संख्या मिलता है धनात्मक में, वो क्या कहलाता है? पूर्ण संख्या। लेकिन आपको ये भी तो पता है ना कि हमारे पास ऋणात्मक संख्याएं भी होता है। तो ऋणात्मक संख्याएं जो होता है वो क्या होता है? ऋण और धन और शून्य, मतलब ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या और शून्य, यदि तीनों की तीनों एक साथ आ जाए या उन तीनों में से जो भी संख्या आ जाए वो क्या कहलाता है? पूर्णांक कहलाता है। क्या कहलाता है? पूर्णांक। इसको हम लिखेंगे ऋणात्मक, धनात्मक व शून्य, या ये कह सकते हैं शून्य से प्राप्त संख्याएं ये क्या होता है? पूर्णांक कहलाता है। पूर्णांक कहलाता है। अब इसको हम प्रदर्शित करते हैं आई से। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं।
आई से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए आई से प्रदर्शित करते हैं तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ऋण 2, ऋण 1, इधर ऋणात्मक जितने भी अनंत संख्या के होंगे वो भी, और साथ ही साथ 0, और धन 1, धन 2, और इधर भी जो अनंत संख्याएं होंगे वो भी, मतलब ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य जब सबके सब संख्याएं हमको प्राप्त होता है तब वो क्या कहलाता है, हमारा पूर्णांक। और इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, आई से। अब अगला जो संख्या आएगा वो होगा हमारा परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, तो परिमेय संख्याएं क्या होता है उसको समझिए। ऐसी संख्याएं जिनको, या ये कह सकते हैं जो P बटा Q, बटा वाली संख्या P बटा Q के रूप में होता है, या P बटा Q के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, जिसमें, इस बात को विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, है ना, जिसमें Q बराबर नहीं होता है किसका, 0 का, तब वे क्या कहलाएगा, परिमेय संख्याएं कहलाती है। अब देखिए यहाँ पर आपको शुरुआत में क्या बोला गया, ऐसी संख्या है जो P बटा Q के रूप में होता है, मतलब यदि कोई संख्या 3 बटा 4 रूप में है तो ये परिमेय संख्या है। और आगे क्या बोला गया है, या P बटा Q के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। तो यदि हमको दिया हुआ है, मान लो सिर्फ और सिर्फ दिया हुआ है कितना, 7 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 7। तो अब आप इसमें कहेंगे ये तो P बटा Q के रूप में है नहीं, तो इसीलिए बोला गया है जिसको हम P बटा Q के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इसके बटा में हम x को लगा सकते हैं ना, ये हो गया P बटा Q के रूप में। तो ये तो ऑलरेडी दिया हुआ था और इसको मैंने प्रदर्शित कर दिया, तो इसको हम कहेंगे परिमेय संख्या, और इसको भी क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। अब मान लो कोई भी संख्या के नीचे में, जैसे हमको 2 के नीचे में 0 दे दिया गया है, तो इसमें बोला गया है Q के बराबर यदि 0 हुआ तो यहाँ पर 2 के बटा में जो 0 आया है तो आप इसको परिमेय संख्या नहीं कहेंगे, क्योंकि Q के बराबर क्या हो गया, 0। तो जहाँ पर Q बराबर नहीं होगा 0 का, तभी वो क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या, मतलब ये परिमेय संख्या नहीं होगा। अब आपके दिमाग में एक बात आ रहा होगा, क्या 0 एक परिमेय संख्या है, तो हाँ 0 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 के नीचे हम क्या लिख सकते हैं, 1, तो 0 बटा 1 करने पर ये क्या मिल जाएगा हमको, परिमेय संख्या। तो इस तरीके से हमको जितने भी संख्याएं मिलता है उन सब का परिभाषा हम लिख दिए। अच्छा, इस संख्या को परिमेय संख्या को हम किससे दर्शाते हैं, ये आपको जो बताया गया है, इसे हम रेशनल नंबर मतलब R से प्रदर्शित करते हैं, R से प्रदर्शित करते हैं। इस तरीके से आपको चारों संख्याएं जो दिया है इसका परिभाषा अच्छे से याद करना है, और परिभाषा के साथ साथ इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं इसको भी याद रखिएगा। अब हम देखते हैं कुछ नियम। तो चलिए बच्चों, आगे हम पढ़ने वाले हैं क्या, कुछ नियम, जिसमें हमको पहला दिया गया है क्या, योगात्मक प्रतिलोम। क्या दिया गया है, योगात्मक प्रतिलोम। तो बच्चों योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है उसको ध्यान से समझिए। मान लो कोई संख्या हमको दिया हुआ है, मान लो कोई संख्या दिया हुआ है क्या, 5। अब मैं कहता हूं कि आप बताइए कि 5 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा। तो आपको मैं बता दूं 5 का योगात्मक प्रतिलोम होगा ऋण 5। अब ऋण 5 कैसे आया, तो इसको थोड़ा सा समझिए। जो संख्या हमको दिया गया है उसमें हम जो नया संख्या जोड़ दे और दोनों का मान प्राप्त होगा क्या, 0। क्या प्राप्त होगा, 0। तो दिया गया संख्या का वो संख्या कहलाएगा क्या, योगात्मक प्रतिलोम। आप देखिए, यदि किसी संख्या में अन्य संख्या को जोड़ने पर, अन्य संख्या को जोड़ने पर उसका योगफल या उसका मान 0 हो जाए, क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो नई संख्या
नई संख्या पहले संख्या या दिए गए संख्या का पहले संख्या का योगात्मक प्रतिलोम होगा, योगात्मक प्रतिलोम होगा। अब इसको थोड़ा अच्छे से समझिए। इसमें क्या है, मान लो मैं आपको बोला था एक संख्या दिया गया है 5, अब 5 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा बोला था, मैं बोला था ऋण 5। तो इसमें बात ऐसा है कि दोनों को जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा, 5 ऋण 5, मतलब इसका मान क्या हो जाएगा 0। तो ये जो ऋण 5 है, इस 5 का क्या कहलाएगा, योगात्मक प्रतिलोम। और एक क्वेश्चन आता है खाली स्थान में, हो सकता है आपको बोल दे कि एक का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो आप बताएंगे ए का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो इसमें हम क्या जोड़ेंगे, -1 जोड़ेंगे, तो इसका मान क्या हो जाना है 0। मतलब सिंपल सी बात यह है, किसी भी संख्या का योगात्मक प्रतिलोम आपको प्राप्त करना है तो केवल उसके चिन्ह को बदल के लिख दीजिए, आपको उसका मान प्राप्त हो जाएगा। मतलब मान लो ए का योगात्मक प्रतिलोम पूछे तो -1 बोले, और मान लो यही रहता -1 का योगात्मक प्रतिलोम क्या है करके, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ता है +1, तभी +a, तब इसका मान क्या हो जाएगा 0। सिंपल सी बात, -a का योगात्मक प्रतिलोम +a या +a का योगात्मक प्रतिलोम -a। मान लो यही मिलता हमको ऋण 5/4 का योगात्मक प्रतिलोम, तब इसका हो जाता है क्या योगात्मक प्रतिलोम, (5/4)। केवल और केवल इसके चिन्ह को बदलकर आपको मान प्राप्त करना होता है, तभी दिए गए संख्या का क्या प्राप्त हो जाता है, योगात्मक प्रतिलोम। अब तो बात आ गया योगात्मक प्रतिलोम का। उसके बाद हमारे पास अगला टॉपिक क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम। तो जैसे दो संख्याओं को जोड़ने पर हमको प्राप्त हुआ 0, वैसे ही जिन दो संख्याओं को गुणा करने पर प्राप्त हो जाएगा क्या, 1। गुणा करने पर क्या प्राप्त होना चाहिए, 1। तब दिया गया संख्या या नई संख्या जो है, दिए गए संख्या का क्या होगा, गुणात्मक प्रतिलोम। यहाँ पर हमारा परिभाषा क्या हो जाएगा, यदि किसी संख्या में अन्य संख्या को गुणा किया जाए और गुणनफल 1 प्राप्त हो, तो नई संख्या दिए गए संख्या का क्या होगा, गुणात्मक प्रतिलोम होगा, इस तरीके से आपको परिभाषा से आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं यदि कहता हूं 5 का गुणात्मक प्रतिलोम, योगात्मक बोलते तो ऋण 5 आ जाता है, लेकिन 5 यदि गुणात्मक प्रतिलोम बोलेंगे तो आप इसमें क्या गुणा करेंगे, 1/5 कर, जिससे 5 और 5 कर जाएगा, इसका मान क्या हो जाएगा 1। तो सिंपल सी बात ये हुआ, जब योगात्मक की बात आया तो चिन्ह को बदले, और जब गुणात्मक की बात आएगा तो आप दिए गए संख्या का उल्टा करके उनको गुणात्मक प्रतिलोम प्राप्त करेंगे। जैसे 5 के बोले तो 1/5 हुआ, वैसे ही मान लो मैं कहता हूँ 5/4 कहते हैं, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम बोलते तो क्या करते हैं, गुणा करेंगे इससे 4/5 से, तो सिंपल सी बात, इसका मान क्या हो जाएगा 1। तो 5/4 गुणात्मक प्रतिलोम पूछेंगे तो 4/5। तो यहाँ पर आपको ये बात समझ में आया, जब गुणात्मक की बात होगा तो संख्याओं को करना है उल्टा, और जब योगात्मक की बात आएगा तो संख्याओं के चिन्ह को बदलना है। चिन्ह बदले तो योगात्मक, और संख्या को जब हम उल्टा किए तो क्या प्राप्त हो जाएगा, गुणात्मक। ये जो संख्या है या ये जो नियम है वो आपको परिभाषा के रूप में मिलने वाला नहीं है, आपको केवल और केवल पूछा जाता है 8 का योगात्मक प्रतिलोम या 8 का गुणात्मक प्रतिलोम। तो मतलब ये जो नियम है वो तो इतना खास नहीं है, लेकिन इस नियम से जो हमारा क्वेश्चन बनता है वो है खास, वो आपका 1 नंबर का आ सकता है। तो इस तरीके से इन दोनों को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, इन दोनों से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने उदाहरण की ओर। तो चलिए बच्चों, आगे जो हमको उदाहरण जो दिया गया है वो है उदाहरण नंबर पहला। इसमें हमको दिया गया है 1.555 डॉट 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 का मतलब होता है 5 जो है अनंत तक गया है, बराबर 1.5 पर बार को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। तो बच्चों, जैसे कि आपको नॉर्मल सिर्फ दशमलव वाली संख्या दिया जाता है, जैसे मान लो बार के बजाय ये रहता है 1.5, तो आप क्या करते हैं, इसको बटा के रूप में बदलने के लिए आप
1 और 5 को जो करते हैं लिख कर बटा लगाकर दशमलव की जगह में लिख देते हैं 1 और दशमलव के बाद जितना अंक है उतना लगा देते 0। तो हम दशमलव वाले को किसमें p बटा q के फॉर्म में लिख देते। लेकिन यहाँ पर आपको नॉर्मल दशमलव वाली संख्या नहीं मिला है। यहाँ पर जो दिया है इसमें 1.5 पर क्या लगा हुआ है बार, और बार का मतलब होता है 5 का बार बार आना। तो ऐसे संख्याओं को आप p बटा q के रूप में कैसे व्यक्त करते हैं, इसको आज हम सीखने वाले हैं। तो चलिए आज के क्वेश्चन को हम कैसे बनाते हैं। तो सबसे शुरुआत में आप क्या करिएगा, जो संख्या दिया गया है, ये जो संख्या हमको दिया गया बार वाला, उसी को सीधा सीधा मान लीजिएगा p बटा q। मतलब आप सीधा सीधा माना से शुरुआत करिएगा कि आप सीधा सीधा p बटा q बराबर मान लीजिएगा 1.5 के ऊपर बार। और आपको पता है ना कि बार का मतलब होता है उस संख्या का बार बार आना। तो आप इसको क्या करिएगा, p बटा q बराबर में आएगा हमारे पास 1.555। आप चाहो तो इसको और जितने बार चाहो लिख सकते हो, लेकिन आप कोशिश ये करिएगा कि आप दशमलव के बाद बार वाली संख्या को केवल 3 बार लिखिएगा, उससे अधिक मत करिएगा। और ये जो संख्या मिला इसको आप दे दीजिएगा समीकरण नंबर 1। अब दूसरा जो मैं बात कह रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए। हमने जैसे ही समीकरण नंबर 1 प्राप्त किया तो हम देखते हैं कि कितने अंकों में बार लगा है, कितने अंकों में बार लगा है। तो आप क्या करिएगा, दोनों पक्षों को या दोनों पक्षों में आप दशमलव के लिए ले लीजिएगा 1। हमने दशमलव के लिए 1 ले लिया, और दशमलव के बाद कितने अंक में बार लगा है, कितने अंक में बार लगा है उतना ही लगा देंगे इसमें 0। हमने दशमलव के लिए क्या ले लिया 1, और जितने अंक में लगा है बार उतना हमने क्या लगा दिया 0। मतलब हमको क्या प्राप्त हो गया 10, हमको प्राप्त हो गया 10। तो दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, 10 से क्या करने पर, गुणा करने पर। अब आपको ये संख्या कैसे प्राप्त हुआ समझ में आया। दशमलव के लिए हमने लगा दिया 1, और दशमलव के बाद हम देखते हैं कि कितने अंक में लगा हुआ है बार। तो जितने अंक में बार लगा है उतना हमने लगाते हैं 0। मान लो 2 अंक में बार लगा रहता तो हम क्या लगाते थे 2 0। 3 अंक में बार लगा रहता तो हम 3 0 लगा देते। तो सिंपल सी बात, हमको 1 अंक में बार लगा हुआ प्राप्त हुआ है तो हमने 1 अंक का 0 लगा दिए। अब चलिए दोनों पक्षों को जब हम 10 से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, p बटा q गुणा में हो जाएगा क्या 10 बराबर में 1.555 के गुणा में क्या हो जाएगा 10। तो इसको जब हम गुणा करेंगे 10 से तो p बटा q गुणा करेंगे 10 के साथ तो 10 p बटा q मिलेगा। वैसे ही जब इसको हम जब 10 से गुणा करेंगे तो ये जो 5 दशमलव के इससे क्या जाएगा, तो ये हो जाएगा 15.55। अब एक बात समझिएगा, समीकरण नंबर 1 में दशमलव के बाद अंकों की संख्या दिया है 3, और यहाँ पर जो दशमलव के बाद है अंकों की संख्या क्या है 2। तो आप एक बार और 5 बढ़ा लीजिएगा। इससे आपको कुछ प्रॉब्लम होगा क्या, नहीं होने वाला है, क्योंकि 5 के ऊपर में लगा है बार तो हम 5 को अनंत बार लिख सकते हैं। लेकिन हमने 3 बार इसलिए लिखा क्योंकि पहले वाले समीकरण में दशमलव के बाद 3 अंक मिला है। तो यहाँ पर भी आप कितने अंक प्राप्त कर लीजिएगा, 3 अंक प्राप्त कर लीजिएगा, और इसको आप दे दीजिएगा समीकरण नंबर 2। और जैसे हमको समीकरण नंबर 1 और 2 मिला तो आप करेंगे समीकरण नंबर 2 में समीकरण नंबर 1 को क्या करिएगा, घटा दीजिएगा। समीकरण नंबर 2 माइनस समीकरण नंबर 1। अब घटाने के प्रोसेस में क्या होगा, लेफ्ट में घटेगा लेफ्ट और राइट में घटेगा राइट। तो चलिए इसको हम घटाते हैं। तो 10 p बटा q में घट जाएगा कौन, 1 p बटा q, मतलब केवल p बटा q बराबर 15.555 में घट जाएगा कौन, 1.555। तो हमने देखा दशमलव के बाद 555, दशमलव के बाद 555, ये दोनों कट गए समझिए। और 15 में जब हम 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 14। और उसी प्रकार 10 p बटा q में 1 p बटा q को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 9 p बटा q। अब हमको मान निकालना है p बटा q का, क्योंकि इसको किस फॉर्म में लिखना है, p बटा q के फॉर्म में। तो p बटा q का मान प्राप्त करने के लिए 9 जो गुणा कर रहा है उधर ले जाके इसको क्या करा देंगे, भाग। तो ये हो जाएगा हमारे पास p बटा q बराबर 14 के बटा में 9। तो अब जब 14 को 9 से भाग करेंगे तो आपको मिलेगा 1.5555 अनंत बार, मतलब p बटा q के फॉर्म में क्या आया 14 बटा 9, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरीके से आप बार वाली संख्या को हल करेंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलिए बच्चों, आगे जो प्रश्न हमको दिया गया है वो है उदाहरण नंबर 2। इसमें बोला गया है 7.3456 के ऊपर बार। इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 3 के ऊपर बार नहीं लगा हुआ है, केवल लिखा गया है
4 5 6 के ऊपर बार, इसको p बटा q के रूप में व्यक्त कीजिए। चलिए, तो आपको प्रोसेस अब समझ में आ गया होगा कि जिसको हमको p बटा q के रूप में व्यक्त करना है, सीधा सीधा हम उसको मान के चलते हैं। तो पहला काम, चलिए मान लीजिए, माना p बटा q बराबर 7.345 और केवल 4 5 6 के ऊपर क्या लगा देंगे, बार। अब देखिए इसको हम कैसे लिखते हैं, p बटा q बराबर 7.3। अब 3 को हम बार बार नहीं लिखेंगे, केवल 4 5 6 को बार बार लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 4 5 6 और 4 5 6। तो इसको और ज्यादा मत लिखिएगा, सिर्फ 2 बार। किसका पुनः आवृत्ति होगा, केवल 4 5 6 का, क्योंकि 4 5 6 के ऊपर बस में क्या लगा हुआ है, बार। अब बात समझिए, आधे में जब बार लगा है और आधे में बार नहीं लगा है, मतलब कुछ में बार लगा है कुछ में बार नहीं लगा है, तो पहला काम आपका ये रहेगा कि जिस संख्या में बार नहीं लगा है उसको दशमलव के इस साइड लेके आना है। तो दशमलव के इस साइड लेके आएंगे तो आप क्या करिएगा, दोनों पक्षों में पहला काम आपका टारगेट क्या है, जिसके ऊपर बार नहीं लगा, मतलब 3 के ऊपर बार नहीं लगा ना, तो 3 को आप कहाँ लेके आएंगे, दशमलव के इस साइड। तो उसके लिए क्या करेंगे, दोनों पक्षों में एक के साथ कितना जीरो लेंगे, 1 जीरो, क्योंकि कितने अंक में बार नहीं लगा हुआ है, 1 अंक में। अभी हमारा जो टारगेट है वो क्या है, जिस संख्या में बार नहीं लगा है, जिस अंक में बार नहीं लगा है उसको इस साइड लेके आना। तो आपके पास कितने अंक में बार नहीं लगा है, 1 अंक में, तो आपने 1 के साथ कितना जीरो ले लिया, 1 जीरो। मान लो 2 अंक में बार नहीं लगा रहता तो 2 जीरो ले लेते। तो दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर तो ये हो जाएगा हमारे पास p बटा q गुणा 10 बराबर 7.3456 गुणा में कितना हो जाएगा, 10। अब देखिए p बटा q को जब 10 से हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10 p बटा q बराबर, अब 10 से जब इसको गुणा करेंगे तो 3 इधर से कहाँ जाएगा, इधर आ जाना है ना, तो ये हो जाएगा 73.456। अब दशमलव वाली संख्या को इधर ले आने के बाद जो मिलेगा उसको दीजिएगा आप समीकरण नंबर 1। देखिए यहाँ पर मैंने समीकरण नंबर 1 नहीं दिया क्योंकि कुछ अंक में बार लगा था, कुछ अंक में बार नहीं लगा था। तो दशमलव जिसके ऊपर बार नहीं लगा उस वाली संख्या को दशमलव के इस साइड लाने के बाद जो मिलेगा उसको आप दीजिएगा समीकरण नंबर 1। अब फिर से अब प्रोसेस क्या कहता है, दोनों पक्षों में अब ध्यान समझिएगा, दोनों पक्षों में दशमलव के लिए 1। अब कितने अंकों में बार लगा था, तो हमने देखा कितने अंकों में बार लगा था, 3 अंकों में। तो 1 के साथ हम कितना जीरो लगा देंगे, 3 जीरो। तो मैं अभी वाला प्रोसेस था दशमलव के में जिसमें बार लगा था दशमलव के इस साइड लाना। अभी जो प्रोसेस ये चल रहा है वो क्या है, कितने अंक में बार लग रहा है उस वाले संख्या के लिए, है ना। तो 3 अंक में लगा था बार, तो हमने लगा दिया 3 जीरो और इसे दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करने पर लिखिएगा, गुणा करने पर। अब चलिए, अब इसको जब हम गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 p बटा q गुना 1000, ये तो हो गया लेफ्ट के लिए, बराबर 73.456 और इसको भी गुणा कर देंगे किससे, 1000 से। अब चलिए भाई, जब 10 p बटा q को 1000 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10,000 p बटा q बराबर, अब 1000 से गुणा करेंगे तो 3 अंक दशमलव के इस साइड आ जाएगा, मतलब 7 3 के साथ और कौन आ जाएगा, 4 5 6 और दशमलव के बाद कौन बचेगा, ये बच जाएगा हमारे पास 4 5 6। लेकिन हम जब समीकरण नंबर 1 में देखते हैं तो दशमलव के बाद 4 5 6 की संख्या कितने बार है, 2 बार, और यहाँ पर कितने बार आ रहा है, सिर्फ 1 बार। तो मैं आपको बोला था कि इसके आप अनंत बार लिख सकते हो, लेकिन आपको उतने ही बार लिखना है जो पहले समीकरण में दिया गया, कितने बार, 2 बार। तो हमने इसको 2 बार प्राप्त कर लिया और इसको आप दे दीजिएगा समीकरण नंबर 2। फिर आप क्या करते हैं, समीकरण नंबर 2 में घटा देते हैं समीकरण नंबर 1 को। तो चलिए वही प्रोसेस हम फिर से करते हैं, समीकरण नंबर 2 ऋण समीकरण नंबर 1। तो लेफ्ट में घटेगा लेफ्ट और राइट में घटेगा राइट। तो चलिए ये हो जाएगा हमारे पास 10,000 p बटा q माइनस 10 p बटा q बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 7 3 4 5 6 दशमलव, ये हो जाएगा 4 5 6 4 5 6।
और इसमें हमको किसको हटाना है, तो इसको अब मैं ऊपर नीचे में लिख रहा हूँ, ये समझ के चलिए किसको हटाना है, इसको। तो ये हो जाएगा 73.456। अब आप ये समझिए कि इसको मैं माइनस में लिख दिया हूँ या तो ऊपर नीचे में लिख दिया हूँ। अब आप इसको जैसे भी अपने सरल तरीके से समझना चाहो समझ सकते हो, है ना। अब देखिए 10,000 पी बटे क्यू में जब हम 10 घटाएंगे तो 10,000 में घटेगा तो क्या आ जाएगा 9,990। तो 9,990 में 10,000 में 10 घटाकर आ गया और ये हो गया हमारे पास पी बटा क्यू बराबर। अब देखिए दशमलव 456 456 दशमलव 456 456 ये दोनों कट गया समझिए। और यहाँ पर इसमें इसको घटाइए तो 6 में 3 घटा आ जाएगा 3, 5 में 7 तो नहीं घटेगा तो ये जाएगा 15, 15 में घटा 7 तो ये आ जाएगा 8, ये हो जाएगा हमारे पास 3, फिर से आ गया 3 और ये जाएगा हमारे पास 7। तो चलिए ये हमको निकालना है किसका मान, पी बटा क्यू का मान। और पी बटा क्यू का मान जब हम निकालेंगे तो ये जो गुणा कर रहा है वो करेगा क्या, भाग। तो ये हो जाएगा हमारे पास 7 3 3 8 3 और बटन में हो जाएगा हमारे पास 9 9 9 0। अब बात समझिए ये दोनों किसी संख्या से कटेगा क्या, पहले हम ट्राई करते हैं केवल और केवल 3 से। तो देखिए ये तो 3 से कटेगा, इसको देखते हैं तो 8 और 7 हो जाएगा 15 और ये जाएगा 3 3 3, मतलब सिंपल सी बात है किससे कटने वाला है 3 से। तो ध्यान से इसको 3 से कटाइएगा, 3 दूनी 6 बच गया 1 हो जाएगा 13, 3 चौक 12 बच गया 1 फिर से 13, फिर से 3 चौक 12 बच गया 1 हो गया 18, 3 छक्के 18 और 3 एकम 3 और इसको 3 3 9 3 3 9 3 3 9 और 3 0 में 0। तो देखिए पी बटा क्यू का मान हमको क्या प्राप्त हुआ, ये प्राप्त हुआ 2 4 4 6 1 बटा में 3 3 3 0। अब ये 3 से कटेगा कि नहीं, इसको देख लेते हैं 4 4 8 8 और 2 10 10 और 7 17, मतलब ये जो संख्या है वो 3 से कटने वाला नहीं है। ये तो कट जाएगा लेकिन ऊपर नीचे दोनों कटना चाहिए ना, तो आगे इसको कटाना बंद कर देंगे और यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरीके से इस संख्या का पी बटा क्यू फॉर्म क्या हुआ 24,461 बटा 3,330। तो इस तरीके से बार वाली संख्या को आप किसमें बदल सकते हैं, पी बटा क्यू के रूप में। तो आज के लिए बस इतना ही, कल हम देखेंगे प्रश्नावली के क्वेश्चन। तो आपका वर्क ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इन वीडियोस को, इन चैनल को पहुंचाना, आप इस काम को ईमानदारी से करते रहिए। थैंक यू।